जैसे ही इस मूवी का स्टार्ट होता है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर स्योंग दिखाया जाता है। उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए स्योंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। अब स्योंग को और पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और सारे पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब स्योंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसलिए वो ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो स्योंग को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब स्योंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट्स चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था, जो जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि स्योंग के पास पैसे तो थे ही नहीं, तो इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम दे देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद स्योंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद स्योंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, और जब स्योंग स्टेशन पर जाता है तो अनलकीली उसकी ट्रेन मिस थी। और जब स्योंग वहाँ पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था कि तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है, और ये अननोन पर्सन था, यानी स्योंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन वो अननोन पर्सन स्योंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, और वो स्योंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। तभी इतने सारे पैसों को सुनकर स्योंग गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद स्योंग काफी मार खाने के बाद एक गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन स्योंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके बाद स्योंग जब अपने घर जाता है तब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्योंग का डिवोर्स हो गया था और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन स्योंग कभी भी यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे दूर हो जाए। लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लाने के लिए, तो इसीलिए स्योंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद स्योंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे, और वो वहाँ पर एज अ प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंट मैन था वहाँ पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहाँ लाया गया था उन सब ने बहुत ज्यादा कर्जे लिए हुए थे। स्योंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो भी वहाँ आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म ही होने वाली थी। इसके बाद वो वहाँ पर 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम साइब्योक और लड़के का नाम जैंग होता है, उनके बीच फाइट होता देखता है। अब यहाँ पर साइब्योक वो ही लड़की थी जिसने उसकी जेब काटी थी। स्योंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था, उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे, और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद इन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उनके मुताबिक एलिमिनेट का क्या मतलब होता है ये तो हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ स्योंग अपने क्लासमेट सैंगवू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। स्योंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर एक काफी बड़ी डॉल थी, और इस गेम का रूल काफी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना बंद कर देगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है। अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब उन्हें किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी घबरा जाते हैं, और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है, इसलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं।
लेकिन अब क्योंकि ये गेम का रूल था, इसलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है। और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी किसी तरह से इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। और अब 450 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर गए थे कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकती है, इसलिए उनका लीडर यानी फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस यदि कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 5 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे स्योंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को सारी बातें बता देता है। लेकिन लोगों को स्योंग की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इसके बाद स्योंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस पर जो नंबर लिखा था वो रॉन्ग था। इसके बाद स्योंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। उधर स्योंग का क्लासमेट सेंग वो अपनी मदर को चुप चुप कर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर स्योंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंग वो अपसेट होते हुए स्योंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है और वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी स्योंग के पास हॉस्पिटल से एक कॉल आती है। स्योंग की मदर का पांव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट न होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई थी। डॉक्टर स्योंग को बताते हैं कि अगर तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए और हमें तुम्हारी मदर का पाँव काटना पड़ेगा। लेकिन इस ऑपरेशन में लगने वाले पैसों का इंतजाम तुम कहां से करोगे? लेकिन जाहिर सी बात है स्योंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। अब इसीलिए स्योंग के पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि स्योंग आया था पैसे मांगने के लिए और तभी उसका हस्बैंड पैसे देने आता है। साथ ही वो स्योंग को ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो और स्योंग उसे मारने लगता है। लेकिन तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्योंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है, तो मौके का फायदा उठाकर स्योंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद स्योंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद साइब्योक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाना था। साइब्योक वो ही लड़की जिसने स्योंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए साइब्योक को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब साइब्योक का एक छोटा भाई भी होता है, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं मदर को जरूर लेकर आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर आया ही नहीं। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे कार्ड मिलता है वहां पर, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में स्योंग के पास भी देखा था। तो इसलिए वो ऑफिसर स्योंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन स्योंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद स्योंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। अब स्योंग डिसाइड कर लेता है कि वो दोबारा इस गेम को ज्वाइन करेगा, इसलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप के पास आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आयरलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को साइब्योक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम में जाते हैं। यहाँ पर साइब्योक गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तन में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब गार्ड्स को शक हो जाता है तो एक गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक साइब्योक वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइब्योक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बताती है
जो उसने देखा था। लेकिन यहाँ पर सेंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो उस बारे में साइबोक से पूछता है, जिस पर साइबोक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थी। 4 शेप्स में से उन्हें किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। सेंगवू स्योंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें की शेप्स बनी होती हैं। अब गेम उनका ये होता है कि उन्हें किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए। लेकिन अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू को इजीली उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन स्योंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना एक आदमी बैठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था, और गार्ड्स तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने जानबूझकर प्लेयर्स को कम खाना दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे ये होगा कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपने अगले गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सेंगवू को पता था कि स्योंग की टीम कुछ उल्टा काम करने वाली है, इसलिए वो उसकी टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो डॉक्टर प्लेयर जो होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइबोक को मारने जाता है, लेकिन तभी स्योंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। क्योंकि जैंग को गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वो साइबोक को और उसकी फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंगवू भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, इसलिए साइबोक की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सेंगवू की टीम की, यानी वो प्लेयर्स नंबर 1 जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वॉर खेल रखी हैं, इसलिए इन सबको गाइड करता हूँ कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसलिए वो लोग किसी न किसी तरह से इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सेंगवू सबको कहता है कि रेडी रहना। तो इसलिए डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसके लिए जैंग को डर लगता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर न लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से न हटा दे। दूसरी तरफ गार्ड्स और डॉक्टर मिलकर डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए जाना था गार्ड नंबर 28 एंड 29 को। तो वो सभी उस डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे जॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने वो ऑर्गन डिलीवर करने जाना था, वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के भेष में वहां आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और नंबर 29 यानी वो ऑफिसर ऑर्गन को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में बॉम्ब लगा हुआ है, तो नंबर 28 ऑफिसर को बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है।
इसलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ साथ वो नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है। साथ ही वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले इंसान के बारे में भी पूछता है कि वो कौन है जिससे तुम जॉम्बी कह रहे थे, जिस पर वो नंबर 28 उससे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर से कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में नहीं पता होता। तब इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में वो डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड उस डॉक्टर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी लीडर यानी फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं। साथ साथ इन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है। इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वो ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम में घुस जाता है। तब वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ सबके रिकॉर्ड्स थे, और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी कभी वो भी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन सभी सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो चुन लेते हैं। साइबियोक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसा होता है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पर्सन होगा यानी जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सेंगवू और सियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने गैस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सेंगवू के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सेंगवू के पास एक ही मार्बल बचता है। अब सेंगवू को पता चल चुका था कि वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उससे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा कराया जाएगा। अब यहाँ सेंगवू धोखे से सियोंग के सारे मार्बल चेंज कर देता है। इसके बाद सेंगवू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह से उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। यहाँ पर वो दोनों यानी सियोंग और बूढ़ा आदमी भी इवन और ऑड का गेम खेलते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। यहाँ पर सियोंग उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन यकीन मानिए वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेल लो। इस पर बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है कि मुझे पता है तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं। वो कहता है कि मुझे सब पता है, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद साइबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वो गेम जीतेगा। पहले साइबियोक अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब साइबियोक की फीमेल फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स एक साथ फेंक देती है। लेकिन जब साइबियोक ये देख लेती है तो वो अपनी फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं साइबियोक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई वेट कर रहा है। और इसी वजह से साइबियोक की फीमेल फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जैंग देखता है कि साइबियोक की वो वाली फ्रेंड तो अभी भी जिंदा है, जो कि बड़े आराम से बैठी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइबियोक की फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था, तो इसलिए जैंग की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, तो फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है।
फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज के बारे में आने का बताने के लिए एक दूसरे आदमी के रूम में जाता है और ये यही आदमी मेन होता है। ये कौन होता है ये हम आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे सबको 5वें गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब कि जो नंबर प्लेयर पर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर ही रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर वो पहला नंबर लेगा तो फंसेगा, यानी क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है, और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए, टाइम कम रह जाए। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में ले जाया जाता है। इस गेम का रूल ये होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज की दूसरी साइड पर जाना होता है। इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक तो होता है आर्म ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। आर्म ग्लास पर पांव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाए या फिर वो मर जाए। अब जैंग के सामने उसकी वो ही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी और वो जैंग से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा होता है, लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चलता है तो वो लाइट ऑफ कर देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, लेकिन सैंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है और यहाँ पर सैंगवू, सियोंग और साइबोक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लगती है। खास तौर पर साइबोक को। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है और वो कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है मैं अंदर जाकर मास्क रिमूव करूंगा। लेकिन बाद में वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। इसलिए ऑफिसर भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो ऑफिसर तो फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। वो ऑफिसर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। ग्लास लगने की वजह से साइबोक काफी इंजर्ड हो जाती है और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद वो तीनों सर्वाइवर को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग नोटिस करता है कि साइबोक की हालत काफी खराब है और वो साइबोक से कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और हम मिलकर सैंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। साइबोक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी एक जिंदा बच जाएगा तो उसे एक दूसरे की फैमिली का ध्यान रखना होगा। साइबोक की हालत खराब होने लगती है और उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए सियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तो सैंगवू साइबोक को मार चुका था। फिर उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम नंबर 6 का रूल बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्वाड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सैंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और सैंगवू सियोंग के साथ बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन सैंगवू तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी।
इसके बाद स्योंग को उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। और जब स्योंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद स्योंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि स्योंग की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशा करने लगा है, पर उसने अब तक उन पैसों को हाथ नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत स्योंग के पास आती है और वो उसे सेम जैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा था। स्योंग उस एड्रेस पर जाता है और देखता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी का था जो प्लेयर नंबर 1 था। और वो बूढ़ा आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी स्योंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारे गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाए हैं ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है कि जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं वो मेरे ही हैं, और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद स्योंग साइब्योक के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो सैंगवू की मदर के पास जाता है और सैंगवू की मदर से कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ साथ वो उन्हें एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद स्योंग स्टेशन पर जाता है। यहाँ पर उसे वो ही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्टिंग में मिला था। यहाँ पर स्योंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग जाता है। फिर स्योंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन सामने से उसे रिस्पॉन्स आता है कि स्योंग, अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।